मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, स्टडी ओशन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और अभी जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है वीडियो ज्योग्राफी के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि एचपी एलाइड सर्विसेज 2024 के लिए जो है वो हम ये स्पेशल सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम एमसीक्यूज़ के थ्रू डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। आपका रिवीजन करवाने में हम इसमें आपकी मदद करेंगे। तो आज जिन एमसीक्यूज़ पे हम बात करेंगे वो है जियोग्राफी से। और एलाइड सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सितंबर के पहले वीक में होना है। टाइम जो है वो ज़्यादा नहीं बचा है। रिवीजन शुरू कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारी वीडियो से भी जो है वो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इसीलिए आप हमारी कोई भी वीडियो इस सीरीज़ की वो स्किप ना कीजिएगा और एंड तक जो है वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। और जियोग्राफी पे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपको दोस्तों फॉलोइंग फैक्टर्स कंसिडर करके जो है वो ये बताना है कि ओशन करंट्स को इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। रोटेशन ऑफ अर्थ, एयर प्रेशर और विंड, डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर या फिर रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इनमें से क्या क्या जो है वो ओशन करंट्स को इन्फ्लुएंस करता है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं 1 एंड 2 ओनली, 1 2 एंड 3, 1 एंड 4 या फिर 2 3 एंड 4। सही आंसर दोस्तों इसका रोटेशन ऑफ अर्थ जो है वो करता है इन्फ्लुएंस, एयर प्रेशर और विंड करती है इन्फ्लुएंस, और डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर इन्फ्लुएंस करता है। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ का जो है वो इससे लेना देना नहीं है। इसीलिए आपका जो सही ऑप्शन है ये है ऑप्शन बी, 1 2 एंड 3। ये चीज़ें जो है वो ओशन करंट्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन, ये किस वजह से होती हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जियोग्राफी में से आपको बताना है। अर्थ की रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस के कारण, अर्थ की रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल मैनर, लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ प्लेस, या फिर रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन अ टिल्टेड एक्सिस। तो ये जो वेरिएशन होती है डे टाइम में, नाइट टाइम में, सीज़न टू सीज़न, ये होती है जैसे कि आप सभी को पता है कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे जो है वो टिल्टेड है, और जिस पे रेवोल्यूशन करती है, जिस वजह से डे और नाइट टाइम में सीज़न टू सीज़न जो है वो वेरी करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं दोस्तों। आपको बताना है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट इज़ हाई एज़ कम्पेयर टू कोस्टल एरियाज, व्हाट आर द रीजंस, ये आपको बताना है। और 2013 के ये आईएएस एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर, वेरिएशन इन एल्टीट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशन, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड इन द इंटीरियर, हैवी रेन इन द इंटीरियर एज कम्पेयर टू कोस्ट। आपको करेक्ट आंसर यहाँ से चुनना है कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट में हाई क्यों होती है एज़ कम्पेयर टू कोस्टल एरियाज़। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर एक ओनली, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 2 3 एंड 4। सही आंसर जो है वो इसका आपका है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि 1 ओनली। जी हाँ दोस्तों, एक ही कारण है इसका यहाँ पर, जो कि है थर्मल डिफरेंस जो होता है लैंड और वाटर के बीच, जिस वजह से कॉन्टिनेंट का जो इंटीरियर होता है वहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है एज़ कम्पेयर टू कोस्टल एरियाज़। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नर्मदा नदी जो है वो वेस्ट की तरफ बहती है, जबकि मोस्ट ऑफ दी अदर लार्ज पेनिसुलर रिवर जो है वो ईस्ट की तरफ बहती हैं। तो ये क्यों वेस्ट की तरफ बहती है, ये आप बताइए। इट ऑक्यूपाइज अ लीनियर रिफ्ट वैली, इट फ्लोज बिटवीन विंध्या एंड सतपुड़ा, और द लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। क्या कारण है कि नर्मदा नदी जो है वो वेस्ट की तरफ बहती है। ऑप्शंस 1 ओनली, 2 एंड 3, 1 एंड 3, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है दोस्तों इसका, ऑप्शन ए, यानी कि इट ऑक्यूपाइज अ लीनियर रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली जो है वो यहाँ पर बनी है, लीनियर रिफ्ट वैली, जिस वजह से जो है ये वेस्ट की तरफ बहती है। नर्मदा नदी वेस्ट की तरफ क्यों बहती है, ये चीज़ आपने याद रखनी है।
क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं अब। ऑन द प्लेनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आइस कैप्स एंड ग्लेशियर। आउट ऑफ द रिमेनिंग फ्रेश वाटर द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन is found in atmosphere as moisture and clouds, is found in freshwater lakes and rivers, exist as groundwater, exist as soil moisture। तो प्लेनेट अर्थ पे जैसा कि आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा जो फ्रेश वाटर है वो आइस कैप्स और ग्लेशियर के रूप में जमा है, लेकिन उसके अलावा जो लार्जेस्ट प्रोपोर्शन है फ्रेश वाटर का वो आपको बताना है। सही आंसर इसका दोस्तों क्या है? इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, आइस कैप ग्लेशियर्स के बाद जो है वो सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? ग्राउंड वाटर के रूप में जो है वो एग्जिस्ट करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है वो एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों बढ़ते हैं। वेस्टर्लीज इन सदर्न हेमिस्फीयर आर स्ट्रॉन्गर एंड परसिस्टेंट देन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो वेस्टर्लीज जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में क्यों है स्ट्रॉन्ग और परसिस्टेंट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के मुकाबले में? आपको बताना है। आपके जो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर, सदर्न हेमिस्फेयर हैज़ लेस लैंड मास एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, या फिर कोरिलेसिस फोर्स इज हायर इन सदर्न हेमिस्फेयर एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से दोनों सही हैं, एक सही है, दो सही है, या फिर इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, ये आपको बताना है। सही आंसर दोस्तों इसका ये है कि यहाँ पर जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर में लैंड मास जो है वो कम है, यानी कि लैंड का जो एरिया है वो कम है, और इसी वजह से जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर में जो वेस्टर्लीज हैं वो ज़्यादा परसिस्टेंट होती है दैन इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। कोरियलिस फोर्स का इससे यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे अब आ जाते हैं दोस्तों। आपको बताना है नॉर्मली टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द अर्थ सर्फेस बिकॉज द एटमोसफेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस, देर इज़ मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमोसफेयर, या फिर द एयर इज़ लेस डेंस इन द अपर एटमोसफेयर। आपको बताना है कि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ क्यों होता है जब हाइट बढ़ती है अर्थ के सरफेस से। जैसे ही आप पहाड़ों की तरफ जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज़ डिक्रीज़ जो है वो होने लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है कि एटमॉस्फेयर जो है वो कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम अर्थ सरफेस, या फिर ज़्यादा मॉइस्चर होता है अपर एटमॉस्फेयर में, या फिर एयर जो है वो लेस डेंस होती है। इनमें से क्या कारण है दोस्तों? कारण इसका दोस्तों आपका सही आंसर भी ये है आपका ऑप्शन ए, यानी कि वन ओनली। जो एटमॉस्फेयर है वो कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम अर्थ सरफेस, इसीलिए जो है वो यहाँ पर जो है वो जब भी हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं दोस्तों। आपको बताना है द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इज़ द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। जो हवाओं का सीजनल रिवर्सल है वो किसका जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है? आपको बताना है इक्वेटोरियल क्लाइमेट का, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का, मॉनसून क्लाइमेट का, या फिर इन सभी का। सही आंसर दोस्तों सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड किसका जो है वो विशेषता है? ये है ऑप्शन सी। मॉनसून में जो है वो ये मॉनसून क्लाइमेट का जो है ये एक विशेषता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन इंडियन जियोग्राफी से। आपको बताना है लोअर गैंगेटिक प्लेन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमिड क्लाइमेट विद हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। तो इनमें से कौन सा पेयर ऑफ क्रॉप्स है जो मोस्ट सूटेबल है इस रीजन के लिए? आपको बताना है ह्यूमिड क्लाइमेट है, हाई टेम्परेचर है थ्रू आउट द ईयर। तो कौन सा जो खेती बाड़ी कौन किसकी करें यहाँ पर जो सबसे सूटेबल रहेगी? आपको बताना है पैडी एंड कॉटन की, व्हीट एंड जूट की, पैडी एंड जूट की, या फिर व्हीट एंड कॉटन की। सही आंसर दोस्तों ह्यूमिड टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, ह्यूमिड क्लाइमेट है। ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन सी, पैडी और जूट। जी हाँ दोस्तों, पैडी और जूट जिसके लिए ये वाला क्लाइमेट जो है वो ये वाला टेम्परेचर सबसे ज़्यादा सूट करता है, और इसीलिए यहाँ पर जो लोअर गैंगेटिक प्लेन है यहाँ पर ये चीज़ें भी ज़्यादा होती हैं, और साथ ही साथ दोस्तों ये मोस्ट सूटेबल है इस रीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 10 मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में पूछता है। मुख्य विशेषता क्या है मिक्स्ड फार्मिंग की? आपको बताना है
cultivation of both cash crops and food crops, cultivation of two or more crops in the same field, rearing of animal and cultivation of crops together, या फिर इसमें से कोई नहीं। मिक्स्ड फार्मिंग आपको बेसिकली यहाँ पर बताना है कि होती क्या है मिक्स्ड फार्मिंग। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर दोस्तों रेयरिंग ऑफ एनिमल एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स टुगेदर, यानी कि जब एनिमल्स को और जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स है वो उनको एक साथ किया जाए एक ही जगह पर, तो उसे जो है वो मिक्स्ड फार्मिंग का नाम दिया गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको माइंड में रखना है कि क्या जो है वो मिक्स फार्मिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 11 पर अब आ जाते हैं दोस्तों। आपको बताना है सैलिनाइजेशन अकर्स when the irrigation water accumulated in the soil evaporates leaving behind salt and mineral। तो सैलिनाइजेशन के जो है वो क्या इफ़ेक्ट है इरीगेटेड लैंड पे आपको बताना है। और इफ़ इट ग्रेटली इंक्रीजेज द क्रॉप प्रोडक्शन, इट मेक्स द सॉइल impermeable, it raises the water table, it fills the air space in the soil with water। तो क्या जो है वो इसका इरीगेटेड लैंड पे जो है वो इफ़ेक्ट रहता है आपको बताना था यहाँ पर। सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, इट मेक्स सम सॉइल इम्परमिएबल, ये जो है वो इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताना है कि 2004 की जो सुनामी आई थी उसमें जो है वो पीपल रियलाइज दैट मैंग्रोव कैन सर्व एज अ रिलायबल सेफ्टी हैज अगेंस्ट कोस्टल कैलेमिटीज़। तो आपको बताना है कि हाउ डू मैंग्रोव्स फंक्शन एज अ सेफ्टी हैज, मैंग्रोव जो है वो सेफ्टी हैज की तरह कैसे काम करते हैं। ऑप्शन ए है आपका मैंग्रोव स्वैम्प separate the human settlement from sea by a wide zone in which people neither live nor venture out. The mangrove provide both food and medicines which people are in need of after any natural disaster. The mangrove trees are tall with dense canopies and serve as art excellent shelter ड्यूरिंग अ साइक्लोन और सुनामी। या फिर द मैंग्रोव ट्रीज डू नॉट गेट अप्रूटेड बाय स्टॉर्म एंड टाइड बिकॉज ऑफ देयर एक्सटेंसिव रूट। सही आंसर क्या है दोस्तों इसका, और लॉजिकल जो है वो इसका आंसर भी यही बनता है ऑप्शन डी आपका, कि जो मैंग्रोव ट्रीज़ होते हैं वो तूफ़ानों से और टाइड की वजह से अप्रूटेड नहीं होते, उखड़ते नहीं हैं, क्योंकि इनके जो रूट्स होते हैं बहुत ही एक्सटेंसिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फैले होते हैं, और इसी वजह से जो है वो ये मैंग्रोव फंक्शन एज अ सेफ्टी हैज, ये जो है वो लोगों को लगा 2004 सुनामी के समय। तो क्वेश्चन नंबर 13 पर दोस्तों हम आ जाते हैं हमारी वीडियो का। ये क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है विच वन ऑफ द लेक ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज़ बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू डिज़र्ट। कौन सी ऐसी लेक थी वेस्ट अफ्रीका की जो अब ड्राई बन गई है और एक रेगिस्तान जो है वो यहाँ पर बन गया है। लेक विक्टोरिया, लेक फेजुविन, लेक ओगुटा या फिर लेक वोल्टा। सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, लेक फेगुविन। ये जो है वो ड्राई और डिज़र्ट जो है वो बन चुकी है, और ये है कहाँ पर, ये है वेस्ट अफ्रीका में। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है द वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ ग्रास लैंड विथ स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज। द फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच एरिया इज़ जनरली चेक बाय वन और मोर कॉम्बिनेशन ऑफ सम कंडीशंस। तो आपको बताना है ये कौन सी कंडीशंस ऐसी होती हैं। बोरोइंग एनिमल एंड टर्माइट, फायर, ग्रेजिंग हर्बीवोर्स, सीजनल रेनफॉल और सॉइल प्रॉपर्टीज़। इनमें से क्या क्या जो कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशन हैं जिससे फॉरेस्ट डेवलपमेंट ऐसे एरिया में जो है वो चेक रखा जाता है इनके थ्रू। तो ऑप्शन ए एंड 1 एंड 2, 4 एंड 5, 2, 3 एंड 4, या फिर 1, 3 एंड 5। सही आंसर दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 14 का ये है ऑप्शन सी, 2, 3 एंड 4। यानी कि ये और ये सीजनल रेनफॉल, सॉइल प्रॉपर्टीज़ और ग्रेजिंग हर्बीवोर्स, इन सभी चीज़ों के थ्रू जो है वो फॉरेस्ट डेवलपमेंट का यहाँ पर ऐसे एरियाज़ में चेक रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं दोस्तों। आपको बताना है ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ, किसकी वेदरिंग की वजह से जो है ब्लैक कॉटन सॉइल जो है वो बनी है भारत में। ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल की वजह से, फिशर वॉल्केनिक रॉक की वजह से, ग्रेनाइट और शिस्ट की वजह से, या फिर शेल एंड लाइमस्टोन की वजह से। सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, फिशर वॉल्केनिक रॉक। जी हाँ दोस्तों, इसी की वजह से जो है वो
जो वोल्केनिक फिशर वोल्केनिक रॉक है, इसकी वजह से ब्लैक कॉटन सॉइल का जो है वो फॉर्मेशन हुआ है भारत में। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, आपको बताना है अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। सबसे कम वाटर एफिशिएंट क्रॉप इनमें से कौन सी है? शुगर केन है, सनफ्लावर है, पर्ल मिलेट, रेड ग्राम। सही आंसर दोस्तों इसका क्या है? यूपी, पंजाब, यहाँ पर ये ज़्यादातर उगा होती है। ये है आपका ऑप्शन ए, शुगर केन। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं दोस्तों। अब विद रेफरेंस टू इंडिया, डिडवाना, कछवान, सरगोल एंड खाटू आर द नेम्स ऑफ। आपको बताना है ये किसके नाम हैं? ग्लेशियर के, मैंग्रोव एरिया के, रामसर साइट के, या फिर सेलाइन लेक के। क्वेश्चन नंबर 17 और इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन डी, सेलाइन लेक्स। जी हाँ दोस्तों, ये सभी जो है वो सेलाइन लेक हैं। कछवान, सरगोल, खाटू, डिडवाना, ये जो सभी सेलाइन लेक्स हैं और ये इनके नाम हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 18 पे अब आ जाते हैं दोस्तों। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदियाँ जो है वो ईस्टर्न घाट से, जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना है, ईस्टर्न घाट से कौन सी नदियाँ जो है वो राइज करती हैं? ब्राह्मणी, नागावली, सुवर्णरेखा, या और जो फोर्थ ऑप्शन है आपका वो है वंशधारा। तो ऑप्शन 1 एंड 2, 2 एंड 4, 3 एंड 4, या फिर 1 एंड 3, कौन जो है वो ईस्टर्न घाट से जो है वो निकलती हैं, राइज करती हैं? सही आंसर है दोस्तों आपका इसका ऑप्शन बी, 2 एंड 4, यानी कि नागावली और वंशधारा। ऑप्शन 2 एंड 4 ये जो है वो ईस्टर्न घाट से राइज करती हैं। ये आपको ये चीज़ याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं अब दोस्तों। आपको बताना है व्हाट इज़ आर द एडवांटेजेस ऑफ ज़ीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर। ज़ीरो टिलेज का एग्रीकल्चर में जो है वो क्या एडवांटेजेस है, क्या फ़ायदे हैं? सोइंग ऑफ व्हीट इज़ पॉसिबल विदाउट बर्निंग रेजिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप, without the need for nursery of rice sapling, direct planting of paddy seed in wet soil is possible, या फिर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन सॉइल इज़ पॉसिबल। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 3 ओनली, या फिर 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 19 सही आंसर है इसका दोस्तों आपका ऑप्शन डी, यानी कि ये जो सभी स्टेटमेंट्स हैं ये सही हैं। ये सारे जो है वो एडवांटेजेस है ज़ीरो टिलेज के एग्रीकल्चर में, और ये चीज़ आपको दोस्तों याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों, और आज का हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड। तो ये बेस्ट एग्जांपल क्या है रिपीटेड फॉल का सी लेवल में, जो कि प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड का जो है वो राइज जो है वो यहाँ पर हुआ है? तो ऑप्शंस भितरकनिका मैंग्रोव्स, मरक्कनम साल्ट पैन, नौपड़ा स्वैम्प, या फिर रैन ऑफ कच्छ। ये जो है वो कौन सा है इसमें बेस्ट एग्जांपल रिपीटेड फॉल इन सी लेवल का? सही आंसर दोस्तों क्या है इसका? इसका है सही आंसर आपका ऑप्शन डी, रैन ऑफ कच्छ। जी हाँ दोस्तों, रैन ऑफ कच्छ जो है वो इस चीज़ का फॉल इन सी लेवल का जो है वो सही एग्जांपल है। और इसी के साथ दोस्तों आज के हमारे टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जियोग्राफी जो है वो ख़त्म होते हैं। आई होप कि आपकी जो तैयारी है HP अलाइड सर्विसेज की वो अच्छी चल रही होगी, और ये जो क्वेश्चंस हैं आई एम श्योर कि डेफिनेटली ये आपको आपके एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्प करेंगे। और दोस्तों, मैनी ऑफ लाइफ फेलियर आर पीपल who did not realize how close they were to success when they gave up। जी हाँ दोस्तों, इसका एक ही मतलब निकल कर आता है कि गिव अप आपने बिल्कुल नहीं करना है। आपको नहीं पता कि आप कितने क्लोज हो सक्सेस के, इसीलिए लगे रहना है तन मन धन से, और तैयारी जो है वो करते रहिए HP अलाइड सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप कि आप सभी का जो है वो एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो। और इसी नोट के साथ हम करते हैं एंड हमारी इस वीडियो को। अब अगली वीडियो जो है वो हम आपके लिए लेकर आएंगे कल। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हाँ, सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इस चैनल को। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी जो है वो काफ़ी खुशी मिलेगी। तो इसी के साथ दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।